Good morning, students. Let's continue our chapter number 5, natural vegetation. नेचुरल वेजिटेशन में हमने डिफरेंट जो है फॉरेस्ट कर लिए थे. फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों नेसेसरी है हमारे लिए, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. नाउ हैव अ लुक ऑन द फॉरेस्ट एंड लाइफ. फॉरेस्ट एंड लाइफ, जो फॉरेस्टेड लाइफ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्राइबल पीपल, and tribal people is always associated with the forest because it is their home. Their livelihood is totally depend upon the forests. The forest provides them food, fruits, all kind of eatable leaf, honey, nourishing roots, even medicines, wild games. All these are provided by the forest to the tribal people. So the entire life of the tribal caste or tribal community is depend upon the forest area. So for it is commonly believed that the tribal communities live in harmony with nature and protect forest. इसलिए हमेशा ये माना जाता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो नेचर के साथ मेलजोल बनाकर रहती है, और क्योंकि उनकी पूरी लाइफ जो है फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है, इसलिए वो फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं. इंडिया में जो है ये आइडेंटिफाई किया गया कि 593 डिस्ट्रिक्ट्स में से 188 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट. ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमने 188 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया, जो नियर अबाउट 59.61% जो है टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया का एग्जिस्ट करते हैं. 188 जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये 33.63% जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कवर करते हैं कंट्री का. तो ट्राइबल कम्युनिटी इज द मेजर कम्युनिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ग्रेटली रिच इन द फॉरेस्ट कवर एरिया. अब फॉरेस्ट एंड ट्राइबल्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड बिकॉज अगर हम देखें तो जो ट्राइबल्स हैं के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि उनका पूरा लाइफ ही वहां पर उन्होंने स्पेंड किया होता है. तो जो फॉरेस्ट की डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट्री जिसको हम कहते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द नॉलेज ऑफ द ट्राइबल्स. So treating tribals as minor forest produce collectors, they should be made growers of minor forest produce and encouraged to participate in conservation. तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने में ये लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. अब जो फॉरेस्ट है उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, तो बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी द फॉलोइंग स्टेप्स वर इनिशिएटेड. कुछ स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ने लिए फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. सबसे पहले इसमें आता है सोशल फॉरेस्ट्री. सोशल फॉरेस्ट्री और साथ में इसमें फार्म फॉरेस्ट्री. तो सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट. सोशल फॉरेस्ट्री का मीन्स क्या है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करना, इवन जो खाली पड़ी हुई लैंड है उस पर अफोरेस्टेशन करना, जिससे कि कौन से पर्पस हमारे सॉल्व होंगे. एक तो हमारा एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो मेंटेन होगा, सोशल लाइफ है, रूरल लाइफ है, वो भी क्या होगी, डेवलप होगी. तो इन सब एम को लेकर सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में. और 1976 में जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है उसने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. These 3 categories are: first is urban forestry, second is rural forestry, and third is farm forestry. Now come to the first one, urban forestry. Urban forestry का मतलब क्या है? It means कि urban area में हम किस तरीके से forest जो है प्लांट कर सकते हैं. अब अर्बन एरिया में आपने देखा कि बहुत कम खाली लैंड होता है हमारे पास, है ना. तो इट मीन्स वहां पर जो ट्रीज हैं उनको हम कहाँ लगाएंगे, जो वहां पर ट्रीज हैं उनको हम खाली पड़ी लैंड पर लगाना शुरू करेंगे.
जितना भी वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि अ, खाली पड़ी लैंड है, फॉरेन। वेट अ मिनट बेटा। दिनेश सर, हेलो। दिनेश सर, स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ। चलिए, सोशल फॉरेस्ट्री हम कर रहे थे। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड protection of forest and afforestation on barren lands with the purpose of helping in the environmental, social and rural development. It means कि जब हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उसके रिसोर्सेज की प्रॉपर मैनेजमेंट करें, खाली पड़ी हुई लैंड पर अफॉरेस्ट that will help in the environmental, social and rural development of this area. So the National Commission on Agriculture has classified social forestry into three categories. 1976 में जो एग्रीकल्चर बेस्ड नेशनल कमीशन बनाया गया, उसने सोशल फॉरेस्ट्री को थ्री कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया. फर्स्ट इज अर्बन फॉरेस्ट्री, सेकंड इज रूरल फॉरेस्ट्री एंड थर्ड इज फार्म फॉरेस्ट्री. So first one, urban forestry. Urban forestry means urban forestry pertains to the raising and management of trees on public and privately owned land. कि जो अर्बन एरियाज हैं उनमें हमारे पास खाली पड़ा हुआ लैंड बहुत कम होता है, तो उसका हम क्या करेंगे कि वहां पर हमने फॉरेस्ट्री कैसे करेंगे. जो पब्लिक लैंड है या फिर प्राइवेट ओन लैंड है, वहां पर जो ट्रीज लगे हुए हैं उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करना. दूसरा, अर्बन एरियाज में हमें ऐसी ग्रीन बेल्ट्स मिलती हैं, पार्क्स मिलते हैं, रोड साइड्स पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, वहां पर ट्रीज प्लांटेशन का वर्क किया जाता है. जैसे आप जीटी रोड बेल्ट पर जाते हो तो वहां पर आपको रोड साइड्स पर प्लांटिंग मिलेगी, है ना. फिर आपके जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स के जो आउटर एरियाज हैं, जिनको आप ग्रीन बेल्ट्स बोलते हो, वहां पर प्लांटेशन वर्क किया जाता है. जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया होगा, कमर्शियल एरिया होगा, वहां पर भी ग्रीन बेल्ट जो है वो बनाई जाती हैं. तो इस तरीके से अर्बन एरियाज में प्लांटिंग का वर्क किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अर्बन फॉरेस्ट्री. नाउ द सेकेंड वन इज रूरल फॉरेस्ट्री. रूरल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है कि रूरल एरिया में फॉरेस्टेड एरिया को इंक्रीज करना. एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके से ये किया जाता है. सबसे पहले एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सेकंड इज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री. फर्स्ट वन, एग्रो फॉरेस्ट्री क्योंकि रूरल एरियाज में जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज एग्रीकल्चर. तो मोस्ट ऑफ द लैंड इज इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर एरिया. अब उस एग्रीकल्चर एरिया पर हम फॉरेस्ट्री कैसे करेंगे, तो वहां पर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ साथ वहां पर ट्रीज की भी प्लांटिंग की जाती है. आप रूरल एरियाज में देखते हो जहां पर बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वहां पर बीच बीच में ट्रीज भी लगाए जाते हैं. इवन जो वेस्ट पैचेस पड़े हुए होते हैं, जिसमें कि कुछ भी एग्रीकल्चर जब नहीं किया जा रहा होता, तो वहां पर भी ट्री प्लांटेशन का काम किया जाता है, ट्रीज लगाए जाते हैं. इससे क्या होगा कि इससे एक तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, फोडर मिलेगा, फ्यूल मिलता है लोगों को, टिम्बर एंड फ्रूट. ऑल दीज आइटम्स आर प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर और द एग्रो फॉरेस्ट्री.
नाउ द सेकंड इज द कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या है कि विलेज एरिया में कुछ एरियाज जो हैं दैट बिलोंग्स टू द एंटायर कम्युनिटी, लाइक विलेज पास्चर ग्राउंड्स हैं, टेम्पल लैंड है, रोड साइड है, कैनाल बैंक है, स्ट्रिप्स हैं रेलवे लाइंस के अराउंड, स्कूल्स में जो है खाली एरिया है, दैट इज प्लांटेड बाय द ट्रीज, दैट इज नोन एज द कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। मीन्स कि जो एरियाज पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उन एरियाज में भी ट्रीज प्लांटेशन का काम किया जाता है। मोर ओवर जो हमारे रूरल एरियाज में पंचायत घर होते हैं वहां पर भी ये ट्रीज प्लांट किए जाते हैं। इसका एक मेन बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ये रिसोर्सेज, ये प्लेसेस जो हैं पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो इट मीन्स इस पर जो फॉरेस्ट लगाए जाएंगे, ये जो ट्रीज लगाए जाएंगे उनसे जो भी जो प्रोडक्ट मिलेंगे दैट इज यूज्ड बाय द एंटायर कम्युनिटी। तो इससे जो लैंडलेस पीपल हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं, पुअर पीपल हैं विलेजेस के, उनको एक बहुत जो है बेनिफिट होता है बाय द कम्युनिटी forestry. Now come to the next is the farm forestry. थर्ड टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इज फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है? फार्म फॉरेस्ट्री इज अ टर्म applied to the process under which farmers grow trees for commercial and non commercial purposes on their farmlands। बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं लोगों के, उस पर वो लोग क्या करते हैं, अपने कमर्शियल, अपने इकोनॉमिक पर्पसेस के ट्रीज प्लांट करते हैं। इवन अगर उन्होंने ट्रीज वहां पर अपने इकोनॉमिक पर्पस के नहीं किए, तो कई बार वो लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए भी कुछ नॉन कमर्शियल पर्पसेस के ट्रीज भी वहां पर प्लांट कर दिए जाते हैं। मोर ओवर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बहुत सारे स्टेट्स में, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय द फ्री सीडलिंग्स ऑफ ट्रीज। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीज की सीडलिंग्स प्रोवाइड की जाती है। कुछ जो लैंड है वो एग्रीकल्चर फील्ड्स के जो मार्जिन्स है, ग्रास लैंड्स है, पास्चर्स हैं, या फिर जो घरों के या फिर काऊ शेड्स के साइड्स पर जो लैंड खाली पड़ी का काम जाता है। ये सारे दैट इज कैटेगरी ऑफ नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। कि कुछ जो फार्म्स हैं जो लोगों के अपने इंडिविजुअल फार्म हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक पर्पसेस के ट्रीज ग्रो करते हैं, दैट इज कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। while the other areas like grassland, pastures, land around homes and cow sheds, they are used to raising the trees under the non commercial farm forestry। ये तो हमने फॉरेस्ट की बात की। सेकंड हमारा आता है फौना यानी कि वाइल्ड लाइफ। नाउ कम टू द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब आपने देखा कि जो हमें डिफरेंट स्पीशीज, एनिमल्स, बर्ड्स और एक्वेटिक लाइफ की हमें और सरफेस पर देखने को मिलती है। अगर हम तो इंडिया में अर्थ पर जितनी एनिमल स्पीशीज मिलती है उसका 4 to 5% जो स्पीशीज हैं वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म्स की जो हमें अर्थ पर यानी इंडिया में सॉरी देखने को मिलती है, उसका रीजन क्या है? बिकॉज इंडिया हैज द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डिफरेंट बायोम्स आपने पढ़े है ना, बायोडायवर्सिटी में हमने अभी बायोम्स की बात की थी। तो यहाँ पर हमें ग्रेट डाइवर्सिटी मिलती है इकोसिस्टम की, एंड डिफरेंट इकोसिस्टम्स स्पोर्ट्स different species of flora and fauna. That's why India has a rich variety of wildlife. अब थ्रू द एजेस वी आर प्रिजर्विंग और जो है सपोर्टिंग द वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पर क्योंकि बहुत सालों तक, जैसे मैंने आपको शायद बताया भी था कि हम लोग क्या करते हैं, वी वर अवेयर, आवर जो एल्डर्स हैं या फिर हमारे जो फोर फादर्स हैं, दे वर वेल अवेयर from the importance of wildlife, even from the importance of
plants also. So what did they do? उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर चीज को, जो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्होंने उस चीज को गॉड या गॉडेस के रूप में फॉर्म कर दिया। रिवर्स है, रिवर्स को उन्होंने जो है गंगा माता और ये यमुना, इन सब की पूजा करना शुरू कर दिया। आम के वृक्ष को जो है हम पूजते हैं। शेर को हमने जो है वो किसका सवारी बना दिया, दुर्गा माता की सवारी बना दिया। तो ये सारी चीजें क्या था, ये सारी चीजें थी, एक मेजर्स थे ये, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम इन चीजों को आज साइंटिफिकली जान रहे हैं, लेकिन वो उन चीजों को बहुत पहले से जानते थे। इसलिए उन्होंने हर चीज को, हर एक चीज जो भगवान ने बनाई और जो यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है, उन्होंने इसे गॉड या गॉडेस का रूप दे दिया। क्योंकि इंडिया में लोग जो है वो बहुत ही सुपरस्टिशियस है। जब हम किसी चीज को धर्म के साथ जोड़ देते हैं, तो वो हमारे लिए जो है अनरिमार्केबल बन जाते हैं। हम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम उसकी हंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे लोगों का थोड़ा-सा रिलीजन से जो है बायकॉट होने लगा, तो वो लोगों ने हंटिंग प्रोसेस करना शुरू कर दिया। जब ये हंटिंग प्रोसेस शुरू हुआ और बाय द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ने जब डेवलपमेंट करना शुरू किया, ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज होना शुरू हुई, तो उन्होंने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू किया, माइनिंग करना शुरू किया, रोड्स बनाना शुरू किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करना शुरू किया। और इन सब का रिजल्ट क्या आया कि उन्होंने इस नेचुरल हैबिटेट यानी इन फॉरेस्ट को खत्म करना शुरू कर दिया। हंटिंग से डायरेक्ट जो है वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म होना शुरू हो गई। उनकी नंबर्स जो हैं वो सब्सिक्वेंटली जो है डाउन आना शुरू हो गए। कुछ स्पीशीज जो हैं दे बिगेन टू द लेवल, दे हैव कम टू द लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन आल्सो। So what are the main reasons of declining of wildlife? The reasons of the declining of wildlife: first is industrial and technological advancement brought about a rapid increase in the exploitation of forest resources. जैसे जैसे हम एडवांसमेंट की ओर जा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके कारण हमने अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। मोर ओवर, सेकेंड, कि जो लैंड है दैट इज क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स, रोड्स, माइनिंग, रिजर्वियर्स आल्सो। क्योंकि जितना भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ेगी, रहने के लिए डिमांड्स बढ़ेगी, तो इन सब चीजों के लिए लैंड को क्लियर किया जाने लगा। थर्ड, प्रेशर ऑन फॉरेस्ट माउंटेड ड्यू टू लोपिंग फॉर फोडर एंड फ्यूल वुड एंड रिमूवल ऑफ स्मॉल टिम्बर बाय द लोकल पीपल। अब फॉरेस्ट पर जो प्रेशर है, वहाँ के लोकल पीपल, जैसे कि अभी हमने देखा कि ट्राइबल कम्युनिटीज 188 डिस्ट्रिक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एज अ ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं दे आर एंटायरली डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो अपने फॉडर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, टिम्बर के लिए, दे आर लार्जली डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट एरिया। So the forests are cut down due to the domestic purposes also. Next is grazing by domestic cattle caused by adverse effect on wildlife and its habitat. जब डोमेस्टिक कैटल्स को खुला छोड़ दिया जाता है, तो वो जितने भी पास्चर ग्राउंड्स हैं उनको ड्यू टू द ओवर ग्रेजिंग ऑफ दीज पास्चर ग्राउंड्स, द वाइल्ड लाइफ एंड द हैबिटेट ऑफ द अदर एनिमल्स और आल्सो लॉसेस। लास्ट जो मेन इफेक्ट डालता है वाइल्ड लाइफ पर, दैट इज हंटिंग प्रोसेस। ड्यू टू द हंटिंग प्रोसेस, hundreds of wild animals were killed in a single hunt because these animals are killed for their skin products like hose or horn, skin, इन सब चीजों के लिए जो है इनको मारा जाता है और इनकी स्मगलिंग की जाती है। सो नाउ कमर्शियल पोचिंग इज रैम्पेंट, इसलिए कमर्शियल पोचिंग को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। लास्ट जो है दैट इज इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। अब कभी कभी जंगल में खुद ही आग लग जाती है, जिससे कि ये क्या होंगे, ये एनिमल्स जो हैं दैट विल बी डेड। सो due to all these purposes, conservation of wildlife is a great significance to the national as well as a world heritage, along with the promotion of ecotourism.
कि ये जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करना किसी एक कंट्री का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। अब नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। अब इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया गया? बहुत सारे आप देखते हो कार्टून्स बनते हैं, बहुत सारे सीरियल्स बनते हैं, जिनमें लोगों को दिखाया जाता है कि वो वाइल्ड लाइफ से यानी कुछ जानवरों से, एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, है ना? ये सब चीज़ें जो हैं वो किस लिए क बनाई गई कि जो हमारे यंग वन्स हैं, उनके अंदर ये फीलिंग लाई जाए, उनके अंदर जो है अपनी नेचर, अपने एनिमल्स के लिए जो है एक फीलिंग लाई जाए कि ये जो दीज़ wildlife are also same as we human beings। तो पंचतंत्र की जो स्टोरीज बनी, जंगल बुक, इस तरीके के जो आपने कार्टून्स देखे, ये सारे क्या है, ये सब शो करते हैं लव फॉर वाइल्ड लाइफ। और इन सब का जो यंग है, जो हमारा यूथ है, उनके माइंड्स पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ये चीज की गई कि लोगों को विजुअली इस चीज के लिए अवेयर कराया जाए। दूसरा कि इन 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इनेक्टेड एंड यहाँ पर एक जो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया 1972 में, जिसका मेन एम था टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस act are first to provide protection to the endangered species listed in the schedule of the act। इस एक्ट के शेड्यूल में जिस जिस स्पीशीज को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेकंड, provide legal support to the conservation areas of the country classified as national parks, sanctuaries and closed area। और इन जिन एरियाज को नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी या क्लोज्ड एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है, उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्ट करना लीगली। दिस act has been amended in 1991 and this is a legal act and the punishments more stringent and has also made provisions for the protection of specified plant species and conservation of endangered species of wildlife। अब इस एक्ट में जो अमेंडमेंट किए गए 1991 में, उसमें अगर कोई इस एक्ट को यानी वाइल्ड लाइफ को हार्म करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान था। दूसरा, जो प्लांट स्पीशीज है या एंडेंजर्ड स्पीशीज है वाइल्ड एनिमल्स की, उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना भी इसका एक एम रहा। इस पॉलिसी के अंडर जो 103 नेशनल पार्क्स और 135 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इंडिया में बनाई गई। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है ये लोगों के सर्वाइवल के लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स की वेल बीइंग के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसा भी हमने देखा कि एक इकोसिस्टम में हर एक पर्सन दूसरे पर्सन पर डिपेंडेंट है। इट मीन्स कि एक की जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे की स्ट्रेंथ को भी क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। इसलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज अ वेरी लार्ज एम्बिट विद अनबाउंडेड potential for the well-being of humankind, and for this purpose effective conservation of flora and fauna special steps have been initiated by the government of India with the collaboration of UNESCO, जिसके साथ क्या बनाया गया, मैप यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स बनाए गए। इस प्रोग्राम के अंडर कुछ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाए गए, डिफरेंट स्कीम्स बनाई गई, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया गया 1992 में। इसी तरीके से और भी जो हमारे डिफरेंट जैसे कि क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट,
क्रोकोडाइल की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट हंगल कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर, these are also launched by the government of India to protect these endangered species. अब इंडिया में जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टाइगर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए बिकॉज दीज आर साइंटिफिकली कल्चरली एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज। सो ऐसे एरियाज को ऐसे जो बायोस्फीयर को प्रिजर्व किया गया जहां पर टाइगर्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर सकते हैं। अब टाइगर प्रोजेक्ट जो है दैट वाज लॉन्च्ड इन 9 टाइगर रिजर्व्स। 9 टाइगर्स रिजर्व्स में इसको लॉन्च किया गया जिसका टोटल एरिया था 16,339 किलोमीटर। 44 टाइगर रिजर्व जो है अभी तक इंक्रीज हो गए हैं और जिससे ये एरिया इंक्रीज होकर 36,988.28 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। ये सारे जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स हैं दैट आर लोकेटेड इन 17 states and the result of these reserves is that the tigers number of tigers are 1411 in 2006 which is increased now 1706 in 2010. Similarly, Project Elephant was also launched in 1992. अब वाइल्ड एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना मेन एम है इसका। तो इसमें जो है एलिफेंट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो प्रॉपर ब्रीडिंग ग्रोथ और जो है बर्थ कर सके। ये प्रोजेक्ट भी जो है वो 17 स्टेट्स में लॉन्च किया गया। इसके बाद आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। वी विल डू द बायोस्फीयर रिजर्व इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।